आइए आज हम स्टडी करेंगे लैंगिक जनन। कक्षा 12 की बुक है, इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए बता रहा है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक यानी गैमीटों का निर्माण शामिल है। तो ध्यान दीजिए, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक यानी जिनको अंग्रेजी में गैमीट कहते हैं का निर्माण शामिल है। तो एक ही तरह के अथवा डिफरेंट सेक्स आर्गन वाले जो जीव हैं वो मेल एंड फीमेल गैमीट का निर्माण करते हैं। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए कि मेल और फीमेल जीव जो होते हैं एक ही प्रकार के होंगे, लेकिन डिफरेंट सेक्सुअल आर्गन वाले जीव मेल एवं फीमेल गैमीट का निर्माण करते हैं और ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में यह विस्तृत होती है, जटिल है तथा धीमी प्रक्रिया है, यह ध्यान देना है। तो नर तथा मादा युग्मकों यानी गैमीट के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए कि मेल और फीमेल जो जीव हैं, नर एवं मादा जो जीव हैं, उनसे जो मेल और फीमेल युग्मक यानी गैमीट बनते हैं, तो उनसे मिलकर के गैमीट मिलने के बाद जो नई संतति यानी ऑफस्प्रिंग यानी उसके बच्चे बनते हैं, वो आपस में या जो उसके माता पिता हैं, पेरेंट हैं, उनके भी सेम नहीं होता, समरूप नहीं होते। ये ध्यान देने की बात है। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि एक ही माता पेरेंट होता था और उसी से बनता था, तो उसी के समरूप होते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या आंतरिक संरचनाओं यानी एनाटॉमी और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि पादप जंतु एवं फंजाई जैसे विविध्यपूर्ण जीव यानी जो डिफरेंट टाइप के जीव हैं, इनके अध्ययन से ये पता चलता है कि इनकी बाह्य आकार की यानी बाहरी संरचना एवं आंतरिक संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं, सब अलग अलग हैं। परंतु जब यह लैंगिक जनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं, मतलब एक ही तरह सब में समरूप नहीं होते जो लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होती है। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले इन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। अब देखते हैं आगे। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वो बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, फिर उनमें मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आती है। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन उत्पन्न कर सकते हैं।
वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। तो इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए जुवेनाइल फेज दिया है जो हमारे एनिमल हैं। एनिमल में जुवेनाइल फेज बोलते हैं, हिंदी में किशोरा अवस्था, यानी जब वृद्धि का काल जिसमें परिपक्व नहीं होते यानी जनन नहीं कर सकते, उस वृद्धि के काल को किशोरा अवस्था या अंग्रेजी में जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। और पौधों में उसी को कायिक प्रावस्था कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, कायिक प्रावस्था को। कह रहा है किशोरा अवस्था यानी जुवेनाइल स्टेज या कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव स्टेज की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का प्रारंभ है। तो ध्यान दीजिए, यानी किशोरा अवस्था या कायिक अवस्था का जब अंत होता है तो जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है। कह रहा है इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। तो अगर उच्च पादपों में हमें आसानी से देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि जब उनमें फूल आने लगता है तो ये मान लीजिए कि कायिक प्रावस्था खत्म हो चुकी है, अब इसमें जो है जनन प्रावस्था का शुरुआत हुई है। कह रहा है गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, यानी एक से अधिक बार फ्लावर लगते हैं। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था अथवा वयस्कावस्था। तो कह रहा है कि कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था अथवा वयस्कावस्था। तो कह रहा है कि कुछ पौधों में जो है पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तो जब पुष्प लगते हैं उस अवस्था को हम लोग कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। तो कह रहा है अगर एक से अधिक बार पुष्प लगते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे। तो जब पुष्प लगना शुरू हो जाता है तो उसको हम कायिक प्रावस्था ही कहेंगे। कायिक प्रावस्था के आगे जनन प्रावस्था कहेंगे। जनन प्रावस्था यानी वो वयस्क है, ये कहेंगे कि अब वो वयस्क हो गया क्योंकि उसमें पुष्प लगने लगे। तो वही कह रहा है कि अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प लगते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टता कायिक, जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कह रहा है कि पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टता कायिक, जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कायिक, जनन और जीर्यमान सारी प्रावस्थाएं शो करते हैं अगर उनमें पुष्प लगने लगे। जो पौधे एक वर्षीय या द्विवार्षीय होते हैं उनमें। तो देखिए प्लांट जो एनुअल यानी एक वर्षीय या बाइएनियल यानी द्विवर्षीय होते हैं वो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज तीनों शो करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे एक वर्षीय या द्विवर्षीय पौधे हैं उनमें अगर फूल लग रहे हैं तो उनमें तीनों अवस्था पाई जाती है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज। इसको ध्यान देना। कह रहा है कि परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। एक वर्षीय, द्विवर्षीय में तो कह सकते हैं,
लेकिन जो बहुवार्षिक पौधे हैं उनमें इन प्रावस्थाओं को परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से इस पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो बम्बू का पेड़ होता है, बांस जिसको कहते हैं, इसमें पूरे जीवन काल में 50 से 100 साल के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप एक बार बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और इसके बाद ये मर जाते हैं। इसको ध्यान देना। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलैंथस कुलनियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते हैं कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिनके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, तो सड़क के किनारे पहाड़ी क्षेत्रों में ये पौधे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो एक साथ इकट्ठा बहुत सारे फूल गिरते हैं, जो एक जैसे कालीन यानी कंबल बिछा हो या चादर बिछी हो, उस तरह फूल बिछे रहते हैं। देखने में इतने मनमोहक लगते हैं कि लोगों की संख्या आकर्षित होती है। सैलानी मतलब वहाँ जो पर्यटक होते हैं, घूमने फिरने जो जाते हैं, वो लोग। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। तो जब किशोरावस्था समाप्त होता है, प्रजनन की अवस्था उत्पन्न होती है, तो प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से ये पता चल जाता है कि किशोरावस्था समाप्ति की ओर है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। ये सब अंडरलाइन करते चलिए। नीट का जब पेपर देना होगा तो पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इससे आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। अब देखिए, बता रहा है कि क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तन की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लगा सकें। तो प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है। मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है। आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों, संरक्षण मतलब जो रख रखाव में हम लोग रखते हैं, जैसे मुर्गी बतख पाल लेते हैं, तो इनको बोलेंगे कि अपने संरक्षण में। तो वही कह रहा है कि यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म में, जो मुर्गी फार्म है, में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। तो ये जो बहुत सारे अंडे उत्पन्न किए जा रहे हैं, व्यापार के लिए है, ना कि जनन प्रक्रिया के लिए। तो जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो देखिए, अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा, आंवल जिसको कहते हैं। देखे होंगे जब बच्चे निकलते हैं तो एक नाल निकलती है जिसको आंवल कहते हैं। तो अपरा स्तनी मतलब प्लेसेंटा, जिनमें प्लेसेंटा या आंवल पाई जाती है। तो वो जो मादाएं हैं यानी फीमेल हैं, उनके अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक यानी साइक्लिक तथा सहायक वाहिका यानी एसेसरी डक्ट जो होती हैं और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। उनके शरीर के हार्मोन में चेंजेज आने लगते हैं जब वो जनन प्रावस्था के दौरान गुजरती हैं। यानी
किशोरावस्था से जनन अवस्था में पहुंचती हैं। तो वही कह रहा है कि जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा यानी जो प्लेसेंटल फीमेल है, जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है या आंवल पाई जाती है, तो उनमें क्या होता है कि मासिक धर्म चक्र चलता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी कहते हैं। उस और एसेसरी वाहिका यानी उसके साथ में जो उसके जनन अंगों में और सहायक नलिकाएं होती हैं, जिनसे कुछ हार्मोन आदि निकलते हैं, तो हार्मोनल चेंज आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों, जो नॉन प्राइमेट हैं, जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मध्य चक्र या ओस्ट्रियस साइकिल कहते हैं। तो इस साइकिल को क्या कहते हैं? ओस्ट्रियस साइकिल। जबकि प्राइमेटों जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य आदि में इसे ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी को बोलते हैं। तो ये सब अंडरलाइन यहाँ तक कर लीजिए। जो जो नीट में आना है वो सब हम अंडरलाइन करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए, जो नॉन प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट एनिमल मैमल है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इसको नोट करें। नॉन प्राइमेट लाइक सीप, रैट, यहाँ से लेकर के ये पूरा अंडरलाइन करें। उसमें ओस्ट्रियस साइकिल होती है। नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रियस साइकिल। एग्जाम्पल क्या है? काऊ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये सब। और जो प्राइमेट हैं, प्राइमेट के अंतर्गत बंदर आता है और बिना पूंछ वाले एप्स, जिनको बंदरों को एप्स कहते हैं, तथा मनुष्य आते हैं। तो ये सब की जो साइकिल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं। तो ऋतुस्राव जिसको कहते हैं, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रियस साइकिल चलती है। अधिकांश, ये ध्यान देखिए, पूछा जाएगा नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रियस साइकिल, प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्रकृति रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। तो अधिकांश स्तनधारी विशेषकर प्रकृति रूप से वनों में जो रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में, ध्यान दीजिए, अनुकूल परिस्थितियों में। हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुकूल परिस्थितियों में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जिसके लिए ऊर्जा ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सेक्सुअल के लिए ऊर्जा ज़्यादा जरूरी है, तो प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थितियों में होना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा अनुकूल परिस्थिति में ही मिलेगी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। यह नीट में सीधा पूछा जाता है। हम सीधे सीधे सारे क्वेश्चन बताते चलना है, इनको आप लोग ध्यान देते जाइए। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। तो इसीलिए इनको ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां, जब उनके अनुकूल ऋतु आता है तो उसी समय वो प्रजनन करते हैं। जैसे कुत्तों को देखिए ठंडी में, तो ये ऋतु प्रजनक कहलाते हैं या मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। और जितने भी स्तनधारी हैं उनमें अधिकांशतः किसी भी समय जनन कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इनमें कोई टाइम नहीं है, सतत प्रजनक इनको कहते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन में रिप्रोडक्शन होता है, तो इन्हें सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं, जैसे कुत्ते में ठंडी में होता है। लेकिन मेनी अदर मैमल्स, जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें ज़्यादातर स्तनधारी एक्टिव थ्रू आउट दीवर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हैं उनमें ज़्यादातर स्तनधारी हैं, मेनी अदर मैमल्स।
और सीजनल जो ब्रीडर्स हैं many mammals, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन। तो जो जंगली कंडीशन में रहते हैं उनमें ज़्यादातर में एनिमल में सीजनल ब्रीडिंग होती है, सीजन में होता है रिप्रोडक्शन। और मेनी अदर मैमल, जो अदर दूसरे स्तनधारी हैं उनमें कंटिन्यूअस होता है। जैसे ह्यूमन में, मनुष्य में किसी कोई सीजन का बंधन नहीं है। अब देखिए, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है, जनन वाली आयु खत्म होती है, तो उसके आगे हम लोग यही मानते हैं कि यह वृद्धावस्था या जीर्णता है। तो इसी मापदंड को माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों यानी मेटाबॉलिज्म का मंद गति से होना, यानी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो मंद होने लगती हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। अंत में वृद्धावस्था के बाद इंसान या कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। अब देखिए, पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। तो ये ध्यान देना है कि जो हार्मोन होते हैं, जो हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, तो हार्मोन तथा कुछ जो पर्यावरण के फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो मिल करके जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, सम एविडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के कुछ घटनाएं। तो देखिए, कह रहा है कि परिपक्वता प्रावस्था यानी मैच्योर फेज प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो परिपक्वता प्रावस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। जिनमें लगभग जो भी प्रक्रियाएं या घटनाएं प्रदर्शित करते हैं उनमें लगभग समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि लैंगिक जनन से संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अर्थात युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लैंगिक जनन है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं उनके आपस में मिल करके जाइगोट बनने यानी मिल करके फर्टिलाइजेशन होगा। उस निषेचन जिसको बोलते हैं, नर और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन बोलेंगे। फिर उसके बाद जो बनता है उसे भ्रूण या जाइगोट बोलते हैं। निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसको युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं। फिर उस जाइगोट में कोशिकाएं विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाएं छोटी छोटी बनाती हैं, उसको भ्रूण बोलते हैं या एम्ब्रियो बोलते हैं। तो उसके निर्माण के द्वारा विशिष्टीकृत होती है ये क्रिया अलग अलग प्रजाति में। कह रहा है लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मनज के युग्मन अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं निषेचन के पूर्व यानी मेल और फीमेल युग्मक यानी गैमीट के मिलने से पहले, फिर मिलने को निषेचन कहते हैं तो मिलने में, तथा उसके निषेचन के पश्चात यानी
फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी स्थितियां बनती हैं तो उनमें इस पूरी घटनाओं को विस्तृत रूप से हम लोगों को विभक्त किया गया इस बुक में। तो अब इनको हम लोग आगे विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे। अब देखिए हमारा आ जाता है निषेचन से पूर्व की घटनाएं, यानी नर और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमीट के आपस में मिल करके मिलने को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके पहले की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन से पहले की घटनाएं। तो निषेचन से पूर्व घटनाएं, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।